Assalamualaikum everyone, welcome to Camelina where chemistry becomes easy to understand। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स और एमटीकेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के पार्ट 1 में हम सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स समझेंगे जिनकी बुनियाद पर सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स को एक्सप्लेन किया जाता है। अगले लेक्चर में हम हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट्स के ट्रेंड्स और उनके रीजंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये दो एनर्जी चेंजेस के बैलेंस पर डिपेंड करती है। पहली है हाइड्रेशन एंथैल्पी और दूसरी है लैटिस एंथैल्पी। जब हम इन दोनों एनर्जी चेंजेस को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट्स की तमाम सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। अब बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो उस वक्त रिलीज होती है जब गैसियस आयंस को वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करते हैं, यानी आयंस हाइड्रेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जितना आयन छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स उस आयन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से छोटे आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है। अब अगर हम ग्रुप 2 में नीचे जाएं तो मेटल आयंस का साइज इंक्रीज होता है। जब आयन का साइज इंक्रीज होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको पहले जितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, यानी लेस नेगेटिव हो जाती है। अब लैटिस एनर्जी को देखते हैं। लैटिस एंथैल्पी वो एनर्जी है जो 1 मोल आयनिक सॉलिड को गैसियस आयंस में सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि आयनिक सॉलिड को आयंस में तोड़ने के लिए आप एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएंगे, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। लैटिस एंथैल्पी आयन के साइज और उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। जब आयंस छोटे होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ग्रुप 2 में नीचे जाने से आयंस का साइज इंक्रीज होता है। डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वीक हो जाती है, इसीलिए लैटिस एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपाउंड डिसॉल्व होगा या नहीं। इसका जवाब देता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो ओवरऑल एनर्जी चेंज है जो किसी आयनिक कंपाउंड के वाटर में डिसॉल्व होने पर होता है। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी दोनों का रिजल्ट होता है। अगर हाइड्रेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी लैटिस को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को इफेक्टिवली कंपनसेट कर दे तो कंपाउंड आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी का फैसला हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी के बैलेंस से होता है। ये याद रखिए कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। आइए आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे। पहला हाइड्रेशन एंथैल्पी, दूसरा लैटिस एनर्जी और तीसरा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हमने ये भी देखा कि ग्रुप 2 में नीचे जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है और लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है, लेकिन सिर्फ इन दोनों एनर्जीज के बैलेंस से ही किसी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डिसाइड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए डिटेल में समझेंगे कि ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों करती है और ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों करती है।